हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। ओके, तो काफी बढ़िया टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉनकरेंट फोर्सेस क्या है। सो लेट अस सी कॉनकरेंट फोर्सेस का मतलब क्या होता है। काफी इजी चीज है बच्चों कि मान लो कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, ओके, बॉक्स रख दिया। चलो, कोई 10 किलोग्राम का बॉक्स मैंने यहाँ पर रख दिया। अब अगर मैंने यहाँ पर इस पर 100 न्यूटन फोर्स दिया, यहाँ से मैं 50 न्यूटन नहीं, सामने वाला मेरा दोस्त है वो 50 न्यूटन दे रहा है, तीसरा वाला यहाँ पर दे रहा है 2 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन ना, छोटा सा बच्चा है, और यहाँ पर ऊपर से फोर्स कोई दे रहा है 10 न्यूटन। तो कॉनकरेंट फोर्स का मतलब क्या है? तो आपने यहाँ पर देखा कि एक ही बॉडी पर 4 फोर्स लग रहे हैं। अगर मैं कंसीडर करूं कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, यहाँ पर लगाया 5 न्यूटन, तो एक ही बॉडी पर कितने फोर्स लगे? 2 फोर्स लगे। तो कोई भी गिवन बॉडी पर 2 और मोर देन 2 फोर्सेस लगते हैं तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट फोर्स। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन बॉडी, व्हेन 2 और मोर देन 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ गिवन बॉडी, देन दैट इज कंसीडर्ड एज कॉनकरेंट फोर्सेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉनकरेंट फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स 2 or more than 2 force, 2 or more than 2 forces acting on a given body is called concurrent forces। अब बच्चों बात हो रही है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा बच्चों? तो आपने शायद केमिस्ट्री में यह वर्ड सुना हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि लाइक अगर हम बात करें कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब कि टेम्परेचर हर जगह पर चेंज है तो हम उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? मैकेनिक्स की। उसमें किसकी कर रहे हैं? डायनेमिक्स की। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि लाइक इस पर 100 न्यूटन लग रहा है, इस पर 50 न्यूटन लग रहा है, तो फिर भी इस पर 100 माइनस 50 करूं तो 50 न्यूटन बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कुछ लग रहा है? यस, लग रहा है। तो जो अगर यहाँ पर कोई बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? वो इक्विलिब्रियम में है। ओके, सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर कोई एक बॉडी मैंने कंसीडर की मैंने यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस बॉडी? यस, इट्स 10 माइनस 10 0। लॉजिक ही है, कोई मैजिक नहीं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ छोटा सा होता है कि अगर कोई भी बॉडी पर जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसका नेट फोर्स 0 बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। ओके, तो इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा होता है बच्चों, मैथमेटिकली आप समझो इसको। इक्विलिब्रियम का मतलब है इफ नेट फोर्स, मतलब उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ फोर्स 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन बॉडी इज 0 देन गिवन बॉडी इज कंसीडर्ड एज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन बॉडी is 0 then it is considered in equilibrium। ओके बच्चों, तो इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि गिवन बॉडी पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम का मतलब। अब हम नेक्स्ट चीज देखें, आज की इंपॉर्टेंट चीज जो हर बार एमसीक्यू में काम आएगी, दैट इज लामिस थ्योरम। ओके बच्चों, लामिस थ्योरम क्या होता है वो भी हम देखें। तो जैसे कि हमने बात कर ली कि कॉनकरेंट फोर्सेस क्या है। अब मान लो कि मैं बात कर रहा हूं कि कोई एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। मैंने बोला F1 ऐसे लग रहा है, मैंने बोला F2 कुछ ऐसे लग रहा है, और F3 कुछ ऐसे लग रहा है। तो अगर हम बोले कि ये इक्विलिब्रियम में, मतलब
भले यहाँ पर ये 50 लगा रहा हो या 30 लगा रहा हो, यहाँ पर 40 लगा रहा हो, लेकिन अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि जो ओ पॉइंट है मेरे पास वहां पर नेट फोर्स 0 है, तो हम इस फोर्सेस को उसके एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? वही लामिस थ्योरम सिखाएगा। सो मैंने इसको बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बच्चों बीटा, और इसको बोल दिया गामा एंगल। सबसे पहले मैंने एंगल कैसे दिया, ध्यान से देखना। फोर्स F1 लग रहा था, F1 F2 F3, तो अल्फा बीटा गामा सीक्वेंस आप देखना। F1 लग रहा था तो उससे ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में अल्फा बोला, F2 लग रहा था जहां पर उसके ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में बीटा बोला, F3 जहां पर लग रहा है उसके ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में गामा बोला। ये एक कन्वेंशन है बच्चों, आप अल्फा बीटा गामा इधर उधर ले सकते हैं, लेकिन जो अभी हमने एंगल लिया है उसके अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला बनने वाला है। सो कृपया करके आप भी यही कन्वेंशन लो, कुछ हार्ड नहीं है, वरना उस वक्त थोड़ी दिक्कत आएगी। ओके, लेकिन डेफिनेटली कुछ हार्ड चीज नहीं है। लेट अस सी कैसे। तो इसमें लामिस थ्योरम में प्रूफ आपको करना नहीं है। ओके, सिंपली ये क्या कहता है कि अगर हम बोले कि हमारे पास जो भी फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में है, ओके, कि कोई भी गिवन बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, तो गिवन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्स। मतलब कि F1 is directly proportional to sine of angle between opposite force, that is sin alpha. F2 is directly proportional to sine of angle between that force, that is what? It is sin beta. F3 is directly proportional to what? It is sin gamma. क्योंकि F3 is directly proportional to what? Sine of angle between two opposite force. जो फोर्स है उससे ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके प्रोपोर्शनल में ये रहने वाला है। ओके बच्चों, तो ये हो गया F1 F2 F3। तो इसको भी अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कोई हार्ड चीज नहीं है बच्चों ये लामिस थ्योरम। ओके, सो अच्छी तरीके से हम लिखें, देन इट इज F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। अगर इसमें से कोई एक फोर्स मालूम है और दो एंगल मालूम है तो ये आराम से सोल्व हो जाएगा। सो लेट अस सी हाउ। कि मैंने ये एक ब्लॉक कंसीडर किया, मैंने बोला इस पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। दूसरा फोर्स मैंने बोल दिया ये 120 डिग्री एंगल है। दूसरा फोर्स F2 मेरे को मालूम नहीं है, और यहां पर मैंने बोल दिया F3 है। ये एंगल मैंने बोल दिया 150 है। सो फाइनली ये कितना हुआ? 270 डिग्री। तो 270 हो गया, तो ये बचा कुचा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, सो ये हमारे पास ऐसे डेटा है कुछ। F3 मैंने बोला 10 न्यूटन, तो हमें अननोन फोर्स F2 फाइंड करना है। तो सबसे अच्छी इसकी बात क्या है मालूम है? कि ये दो स्टेप में आपको सोल्व करके दे देता है कोई भी क्वेश्चन हो। कैसे? तो सबसे पहले आप देखो, मैंने इसको बोल दिया F1, ये F3 है, ये F2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्स। तो F1 के अलावा के फोर्स के बीच में साइन ऑफ एंगल कितना है? 150 डिग्री रख दो। सिमिलरली F2 डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्स, दैट इज 90। बच्चों थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो न्यूमेरिकल के बाद में आपको 110% आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट कि हाउ वी कैन अप्लाई। ओके, इसकी चिंता मत करो, ये अप्लाई करने से आता है, समझने से नहीं आता है। नाउ F3 की बात करो बच्चों, ये F3 फोर्स है, तो कौन सा एंगल लेंगे? तो उसके ऑपोजिट फोर्सेस जो भी है उसका एंगल। सो दैट इज डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री। सो आई होप ये आपको मालूम पड़ा हो। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब इसमें से आप किसी दो को कंपेयर कर लो। ओके, लाइक मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। F1 दैट इज 5, sin 150 दैट इज sin 180 माइनस 30, सो इट्स sin 30 दैट इज sin 30 इज इक्वल टू F2 बाई sin 91। सो F2 कितना मिलेगा बच्चों? तो ये sin 30 दैट इज 5 बाई 1/2 दैट इज F2। सो F2 हमें मिल गया 10 न्यूटन। इट्स योर आंसर। सो यू कैन सी कि कितना इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। ये दूसरे तरीके से भी सोल्व होता है बच्चों, कंपोनेंट्स निकाल कर। ओके, तो कंपोनेंट्स निकाल कर भी ये आराम से सोल्व होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत कम स्टेप में आपको लामिस थ्योरम सोल्व करके देगा। तो लामिस थ्योरम सिर्फ 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, मेरे पर भरोसा रखिए, 110% आ जाएगा। सो लेट अस अप्लाई लामिस थ्योरम। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस है, उसका मतलब क्या है वो हमने देखा कि अगर कोई बॉडी पर नेट फोर्स है वो 0 बन रहा है, तो हम बोल देंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी, हो सकता है बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से जा रही हो तो भी नेट फोर्स 0 हो।
सिर्फ कैन नॉट कंसिडर की बॉडी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पर हो सकती है। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में से जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन उसकी कंटिन्यू रहेगी, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। इट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा रहे तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रखेगी, या तो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। सेम इस चीज मैंने अभी समझाई, इक्विलिब्रियम फोर्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो सारी चीजें घुमा फिरा कर आपको कहां पर ले जाती है, न्यूटन जी के लॉज के साथ पास ले जाती है। ओके, आसपास ही रखती है, बहुत ही होशियार थे न्यूटन जी। ओके, सो अब हम देखें इसके न्यूमेरिकल। सो अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखे, एसएलओ का एग्जांपल नंबर 32 क्या कहता है, मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम अ सेलिंग। तो ये सेलिंग है, वहां से 2 मीटर का रोप है, वहां से कितना मास रखा है बच्चों, ऐसे 6 kg रखा हुआ है। नाउ force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint of the rope as shown in figure। तो हमें डायग्राम दिया गया है कि जब भी हम इस पर 50 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो क्या इसका हाल बनता है। सो लेट अस से कि 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो इसमें क्या हुआ बच्चों, तो इसमें 6 kg वेट मतलब 6 kg ये मास था, तो उसकी वजह से m इंटू जी जितना फोर्स नीचे लग रहा है, उसी की वजह से कुछ टेंशन अपवर्ड लग रहा है। ये 1 मीटर ऐसे है, ये 50 न्यूटन हमने फोर्स लगाया हुआ है, T3 बोल दिया है उन्होंने। तो ये तो उनकी यहाँ पर अच्छाई है कि उन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, अगर डायग्राम नहीं देते तो भी ये हो जाता। तो वो आप देखो अभी पहले ये चलो कि ये T1 टेंशन है। सो लेट अस सी व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और रोप का मास नेग्लेक्ट करना है। तो बच्चों हमें पूछा है कि ये जब भी यहां से इसके सेंटर से 50 न्यूटन फोर्स दे बच्चों, तो सिंपली ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा कि मैं इसके सेंटर से 50 न्यूटन खींचूंगा तो ये फाइनली क्या होगा, इस साइड चला आएगा लाइक दैट। तो इसमें टेंशन कुछ अलग होगा, लाइक इसमें मैंने टेंशन T2 बोला तो इसमें टेंशन फोर्स यहाँ से लग रहा है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर हम कोई रस्सी कंसीडर करें, यही रस्सी आप कंसीडर कर लो 2 मीटर लेंथ है, मान लो, मानने में क्या जाता है, फ्री है। सो इसको यहां से रखा है, मैं यहां से फोर्स दूंगा फाइनली बच्चों। ओके, ये तो ये फाइनली ऐसे कुछ दिखेगा, फोर्स ऐसे दिया है तो ऐसे हो जाएगा। यस, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, तो टेंशन डेफिनेटली कुछ लगेगा कि मैं इसको खींचूंगा, यहां से कुछ मास रख दिया लेफ्ट हैंड, यहां पर नीचे खींच रहा हूं तो टेंशन कौन सी साइड लगा, अपवर्ड लगा। टेंशन ऑलवेज जो फोर्स लग रहा है उससे ऑपोजिट लगता है यहां पर। जब भी हम उसको खींच रहे हो तब की बात है, अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो भी ऑपोजिट लगता है। सो अभी ये टेंशन T1 लग रहा है, हमें बोला है कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। डेफिनेटली ये ऐसा था, यहाँ पर ले गए वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना ना, ये वर्टिकल है उसके साथ एंगल कुछ बना, तो यही तो एंगल फाइंड करना है। तो ये थीटा है बच्चों, तो मैं इसको थीटा ले सकता हूँ, डेफिनेटली ले सकता हूँ। तो थीटा के कंपोनेंट्स निकाले तो ये थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट दैट इज T1 cos थीटा, और थीटा का ऑपोजिट कंपोनेंट दैट इज T1 sin थीटा। तो फाइनली ये टेंशन T2 है, तो वैसे ही ये टेंशन T2 का रिएक्शन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब आप बोले सर कंफ्यूज कर दिया आपने। यस, कंफ्यूज कर दिया मैंने। सिंपल है बात बच्चों कि अगर ये रोप है, इसको मैं खींच रहा हूं तो mg नीचे लगा, इसका टेंशन T1 अपवर्ड लगा। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट है, तो अगर ये अपवर्ड टेंशन लग रहा है तो उसका रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, इसने इस ब्लॉक ने इस पर T2 टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, तो यही रोप ब्लॉक पर टेंशन कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, नीचे की साइड लगाएगा। सो फाइनली बच्चों आप देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है,
तो मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स बॉडी पर 0 होता है। इसका एक और मीनिंग हम निकाल सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस summation of force along x axis must be 0, summation of force along y axis must be 0. So I hope ये आपको समझ में आ रहा है, I just hope. Okay, so बच्चों कोई बात नहीं, 2-3-4 न्यूमेरिकल करेंगे 110% आ जाएगा। So इसमें हम क्या लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम में O पॉइंट पर, तो देखो नेट अपवर्ड फोर्स O पॉइंट पर कितना, T1 cos थीटा। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में T1 cos थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ T2। लेकिन उसी तरीके से अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं, mg, दैट इज मास m है अगर, तो हम इसको लिख देंगे m इंटू जी। ओके, तो बच्चों T2 को हम लिख सकते हैं mg। तो ये चलो T1 cos थीटा का मामला हो गया, तो इसको लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ यहाँ पर O पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉरवर्ड 50 न्यूटन लगा, तो बैकवर्ड कितना लग रहा है, T1 sin थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेट फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट बैकवर्ड फोर्स, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। मैं बोलूं सिंपल सी बात आपको, ये 50 न्यूटन है, ये फोर्स F है, ये बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब इस पर नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जब F इज इक्वल टू 50 होगा तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। यस, डेफिनेटली बोल सकता हूँ बच्चों। सो वही चीज यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों। ओके, कि जो यहाँ पर T1 sin थीटा है उसको मैंने बोल दिया T3, और T3 आपको मालूम है कितना है, 50। तो चलो T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50, दैट्स इट। नाउ इक्वेशन 2/1 करो, इक्वेशन 2/1, so that is T1 sin थीटा डिवाइड बाय T1 cos थीटा इज इक्वल टू 50/mg, मतलब 6 इंटू जी, 0 कैंसिल। सो tan थीटा इज इक्वल टू 5/6 मिला, तो दैट इज 0.8 समथिंग आएगा कुछ बच्चों। सो लेट अस सी हाउ मच। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट थीटा बोल दे तो 39.8 डिग्री आएगा। तो बच्चों ये हमने कैसे सोल्व किया, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से सोल्व किया। अब इसी क्वेश्चंस को आप लामिस थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे बच्चों, लामिस थ्योरम से। ओके, कि सिंपली यहाँ पर आप T1 है, लेकिन यहाँ पर कितने फोर्स है वो देखना जरूरी है। ओके, कि 2 फोर्स और ये तीसरा, 3 फोर्सेस तो है, तो ये लामिस थ्योरम से डेफिनेटली सोल्व होता है। लेकिन थीटा जब ना दिया हो तब आप ये मेथड ज्यादा प्रीफर करो। ओके, ये लामिस थ्योरम से भी डेफिनेटली हो जाएगा। अब चलो मैंने नाम लिया है तो समझा ही देता हूँ कि लामिस थ्योरम से कैसे कर सकते थे आप। सो लेट अस सी, कुछ नहीं करना है, जितने भी फोर्स दिख रहे हो उसको पहले ड्रॉ करो। लाइक ये मेरे को दिखा F3, यहाँ पर दिख रहा है T3, सॉरी इसको T3 बोला है तो T3 बोलो, इसको बोल दिया T2, और ये मेरे को दिख रहा है T1। तो अगर इसको ऐसे ले जाओ तो ये तो 90 डिग्री ही है, मालूम है। अब वर्टिकल के साथ थीटा है, तो ये टोटल कितना हुआ, इट्स 90 प्लस थीटा हुआ। यस डेफिनेटली बच्चों, सॉरी ये वर्टिकल के साथ था ना, हाँ तो ये भी थीटा ही हुआ। यस, सो ये टोटल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। सिमिलरली ये वाला कितना होगा बच्चों, सिंपल सी बात है कि आप ये देख रहे हो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, सो 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल, इट्स 180 माइनस थीटा। और अगर स्टिल कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हो, सारे एंगल्स को मिला दो, 360 होना चाहिए। सो 180 माइनस थीटा, लेट अस सी, प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90, सो थीटा थीटा गया, इट्स 360। तो बच्चों ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है एंगल का। ओके, तो मेहरबानी करके इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई बड़ी बात नहीं की है मैंने। लामी थ्योरम जब भी लगाते तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सबसे पहले फोर्सेस है, टेंशन इट्स वन काइंड ऑफ अ फोर्स, टेंशन है तो उसको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वैसे रिप्रेजेंट करो। मैंने कर दिया या कर दिया, अब एंगल दिखा दिया, बात खत्म हो गई। चलो तो सिंपली उसके बाद में क्या करते, तो हमें मालूम है टेंशन T2 कितना होने वाला है, m इंटू जी, दैट इज 6 इंटू जी, दैट इज 60 न्यूटन। ओके, सो ये मैंने ये लिखा वो तो फिक्स ही रहेगा। अपवर्ड टेंशन T2 दैट इज व्हाट, mg। सो अब आप बोलोगे सर सिर्फ T2 क्यों लिया, क्योंकि हम O पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, 2, T2 अपवर्ड और mg डाउनवर्ड, इसलिए डायरेक्ट ले लिया। सो बच्चों
सिंपली अब लामिस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि T1 जो आप फाइंड कर रहे हो उसके डिवाइड बाय ऑपोजिट एंगल कितना sin 90 उसके अलावा के फोर्सेस का इज इक्वल टू T2, चलो लगा दिया, उसके डिवाइड बाय क्या, तो T2 और T3 के अलावा कौन सा एंगल है T1 और T3 के बीच में, दैट इज sin 90 प्लस थीटा। हो गया बच्चों, यस हो गया। देखो मैंने क्या किया, T2 लगाया तो T2 T3 T2 T1 का नहीं, T2 के अलावा जो दो फोर्सेस है उसके बीच का एंगल, ये लामिस थ्योरम का, इज इक्वल टू T3 लगा रहा हूं तो T3 के अलावा दो फोर्सेस है उसके बीच का एंगल, दैट इज sin 180 माइनस थीटा। तो मुझे जो फाइंड करना है उसमें T1 अवेलेबल नहीं है तो उसको छोड़ दो, T2 इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो नहीं बनोगे उल्लू। ओके, तीन में से कोई दो को यूज करो जो आपको मालूम है। मेरे को क्या मालूम है, T2 मालूम है और T3 मालूम है, चलो वही यूज कर लेते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, इट्स हम अभी हमने निकाली m into g से 60 by sin 90 plus theta that is cos theta is equal to T3 that is 50, T3 50 न्यूटन है, sin 180 minus theta that is sin theta। सो फाइनली बच्चों देखोगे तो sin theta by cos theta is equal to 0 0 कहो 5/6 tan theta that is 5/6, थीटा निकल गया, देख लो tan theta 5/6। सो मेथड ये कौन सी दिखाई मैंने आपको, दूसरी मेथड दिखाई। आपको जो मेथड अच्छी लगे वो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, अब सोचना होता है कि कौन सी बेटर रहती है, जल्दी यहां से हो जाता है, इसमें सिर्फ आप एंगल आइडेंटिफाई कर लो तो बहुत ही आसान रहती है। ओके, और ये बेसिक मेथड भी काफी दफा कई जगह पर काम आती है, तो जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। तो ये था बच्चों लामिस थ्योरम कैसे लगाना है वो अभी भी हम लगाएंगे और न्यूमेरिकल्स में, डोंट वरी। सो लेट अस सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट वन में लगा है बच्चों, चलो या ये थोड़ा अजीब लगेगा इसलिए आपको ये करवा दूं। 34 कुछ है नहीं बच्चों कि आपको बोला है ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ मेक्स एन एंगल 4 डिग्री विद द वर्टिकल, ऑब्टेन द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों ट्रेन हॉरिजॉन्टली कुछ एक्सेलरेशन से जा रही है और उसमें पेंडुलम लगाया हुआ है। पेंडुलम आप सभी ने देखा होगा बच्चों, आई जस्ट होप। ओके, सो वो कितना एंगल बना रहा है रूफ के साथ, 4 डिग्री। ओके, सो मान लो कि ये पेंडुलम क्या है, कैसे लगाया है वो मैं आपको समझा दूं कि ये पेंडुलम है, मान लो अभी अभी बना ही देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हो ही जाएगा, कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। सो ये पेंडुलम हो गया बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो ये ट्रेन के सीलिंग के साथ लगाया है। अब आपको सिर्फ छोटा सा नॉलेज लगाना है, लॉजिक, कि ट्रेन अगर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो ये ससुरा कौन सी साइड जाएगा। अगर ये ट्रेन ए एक्सेलरेट होती है तो आप कौन सी साइड जाते हो, जब भी ट्रेन ए एक्सेलरेट होगी तो आप कौन सी साइड जाओगे, पीछे की साइड जाओगे। तो सिमिलरली ये बंदा कौन सी साइड जाएगा, ये पेंडुलम पीछे की साइड जाएगा। तो अगर ट्रेन ए एक्सेलरेट आगे हो रही है तो ये जो पेंडुलम है वो पीछे की साइड जाएगा, और इन्होंने बोला है कि जो पेंडुलम है वो वर्टिकल के साथ 4 डिग्री एंगल बना रहा है, बनाने दो, हमें फाइंड क्या करना है, ट्रेन का एक्सेलरेशन। तो अभी मान लो कि पेंडुलम का ट्रेन का एक्सेलरेशन बोला है या किसका, लेट अस वेरीफाई अगेन, ऑब्टेन द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ओके, तो यही बोला है। चलो, तो ए ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों। सो लेट अस सी बच्चों कि सिंपली बच्चों अगर मैं इसका कंपोनेंट्स बनाने लगूं तो ये 4 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा, 4 डिग्री। डेफिनेटली अगर ये मूव किया तो इसमें टेंशन कुछ लगा होगा स्प्रिंग में यहाँ पर, तो
ये टेंशन मैंने बोल दिया कितना लगा, टी लगा। तो टी के थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट बच्चों टी cos 4 डिग्री, यस। और इस पेंडुलम का मास m है, तो हम लिख सकते हैं कि mg नीचे लगेगा, लगेगा ही लगेगा, इसका मास m है तो mg नीचे लगा, टी cos 4 ऊपर लगा। तो थीटा की बाजू वाला cos था, तो थीटा की ऑपोजिट वाला क्या बनेगा बच्चों, साइन बनेगा। तो अब हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेन ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो इस पेंडुलम पर एक्सेलरेशन कितना होगा, m इंटू ए। तो ये जो t sin 4 है वो किसकी वजह से हुआ, ट्रेन के एक्सेलरेशन की वजह से। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लगा सकते हैं t sin 4 डिग्री। ये जो फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, तो इस पे एक्सेलरेशन हुआ, उसकी वजह से सारा खेल हुआ। सो दैट इज ma। अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, मतलब t cos 4 डिग्री इज इक्वल टू m इंटू जी। अभी भी आप नहीं समझे हो इक्विलिब्रियम, तो सिंपल सी चीज याद रखो बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो कि नेट फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट बैकवर्ड फोर्स। एक ये आप कंसीडर कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम मतलब व्हाट, तो कि नेट फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट बैकवर्ड। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कोई फॉरवर्ड है ही नहीं, तो t sin 4 किसकी वजह से आया, तो इसका एक्सेलरेशन m हुआ, उसकी वजह से आया ना, तो इसलिए हम बोल देंगे t sin 4 इज इक्वल टू व्हाट, m। ओके, या फिर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो m कौन सी साइड लग रहा है पेंडुलम पर, ऑपोजिट साइड लग रहा है, तो हम बोल देंगे कि पेंडुलम का m तो कौन सी साइड लगा, ऑपोजिट साइड रखा, स्यूडो फोर्स लगेगा, ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। और समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस, मतलब आप ऐसे लिखोगे नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। बच्चों कुछ नहीं है, अजीब और गरीब लगता है, लेकिन सिर्फ 3-4 न्यूमेरिकल तक लगता है। ओके, सो सिर्फ इतना लगाना है, मैंने लगा दिया, बात खत्म हो गई। इक्वेशन 1/2 करेंगे तो ये tan 4 डिग्री इज इक्वल टू a बाई जी। सो a इज इक्वल टू g tan 4 डिग्री। अब tan थीटा की वैल्यू रख दो, tan 4 डिग्री की, g की वैल्यू रख दो, अब तक काम पूरा हो गया। ओके, सो ये ओवर हो चुका है। नाउ अब कोई अच्छा क्वेश्चन देखे, लामी थ्योरम और एक बार अप्लाई चलो कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। सो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 35। A ball of mass 1 kg hangs in equilibrium from two strings OA and OB as shown in figure। तो बॉल का मास कुछ ऐसे रखा हुआ है, ओके, ये O, ये 1 kg वेट। देखो 1 kg वेट अगर ऐसे लिखा हुआ है उसका मतलब है कि मास 1 kg है, और जब भी 1 kg वेट लिखे उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सिंपली 9.8 मल्टीप्लाई कर दो तो ये न्यूटन में हो जाएगा, या फिर 10 मल्टीप्लाई करो, और वो कितना बोल रहे हैं वो डिपेंड है, जी की वैल्यू 10 बोल रहे हैं तो 1 kg वेट को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो जी की वैल्यू 9.8 बोल रहे हैं तो 9.8 के साथ करेंगे। सो बी केयरफुल, जब भी 1 kg वेट लिखा हो मतलब मास 1 kg, उसकी वजह से डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा है। सो 1 kg वेट इन्होंने बोल ही दिया, ये शरीफ लोग हैं, इन्होंने बोल दिया 10 न्यूटन। चलो अच्छा है। नाउ टेंशन T1 यहाँ पर लग रहा है कुछ, T2 यहाँ पर है, और एंगल्स दिए हुए हैं, ये 90, हियर इट इज 120 डिग्री एंड हियर इट इज 150 डिग्री। सो ये एंगल भी दिया हुआ है 30, 60। So what we want to find? A ball of mass 1 kg hangs in equilibrium from strings OA and OB. What are the tension in string OA and OB? तो हमें बच्चों टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग OA और OB में, वो आपको दिख रहा है T1 और T2। सिंपल लामिस थ्योरम क्या कहता है, फिर से मैं फटाफट समझाऊं तो F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma। ये लामिस थ्योरम था, अभी भी दिमाग में नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, इसको F3 बोल दिया, कोई भी एंगल पर रखो, F1 यहां पर ले लो, कोनो दिक्कत नहीं मेरे को। सो अब अल्फा इज व्हाट,
ये समझना है बच्चों। अल्फा दैट इज एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, F1 के अलावा के जो फोर्सेस है उसका एंगल। बीटा मतलब F2 की बात करें तो बीटा मतलब वो, तो के उसके अलावा के फोर्सेस है उसका एंगल। F3 के नीचे गामा मतलब F3 के अलावा के फोर्सेस है इसका एंगल। बस सिर्फ इतना समझना है। अब हर बार वो फोर्स नहीं बोले, टेंशन बोले तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो T1 की बात करूं बच्चों में, तो T1 के अलावा दो फोर्सेस ये है T2 और 10 न्यूटन। तो साइन 150 साइन थीटा इज इक्वल टू T2 लगाओ तो उसके अलावा के दो फोर्सेस T1 और ये है, सो दैट इज साइन 120। T3 मतलब ये 10 न्यूटन, उसके अलावा के फोर्सेस मतलब साइन 90। तो काफी इजी हो गया बच्चों ये। आपको T1 भी फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, लेकिन ये अवेलेबल है देखो पूरा 10 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो सिंपली बच्चों T1 बाई साइन 150 दैट इज साइन 180 माइनस 30 दैट इज 10। इसी तरीके से T2 बाई साइन 120 दैट इज साइन 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 10। सो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। साइन 180 माइनस 30 दैट इज साइन 30। सो T1 इज इक्वल टू 10 साइन 30 और हमारे यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सो T1 हमें मिल गया 500। ना सिमिलरली T2 फाइंड करो बच्चों, तो T2 इज इक्वल टू 10 साइन 60। सो साइन 60 की वैल्यू √3/2 2 5 सो 5√3 इट्स योर T2। सो यू कैन सी नथिंग इज हार्ड, ओके, एवरीथिंग इज गुड इजी। ओके, जरूरत है इसको सिर्फ सोचने की और समझने की। ओके, तो बच्चों अब इसके जैसे जितने भी सम्स है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में वो सब में लगाओ। कैसे नहीं आएगा लाम इस थ्योरम में देखता हूं, आप भी देखो, आप भी बोलो कि मेरे को ये क्यों नहीं आएगा। ओके, ऑलवेज अटैक कर लो, फिजिक्स आप पर अटैक करे उससे पहले आप फिजिक्स पर अटैक कर लो। यही एक चीज है फिजिक्स पर, आपको अगर अपनी अच्छी ग्रिप चाहिए तो। सो नेक्स्ट हम देखें बच्चों न्यूमेरिकल। लेट अस सी अगेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ टुडेज लेक्चर। अब देखने वाले हैं काफी बढ़िया और ब्यूटीफुल अभी क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। कॉम्पिटिटिव के लिए भी अच्छा है। सो लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 37 कि a uniform rope of length L and resting on a horizontal frictionless surface is pulled at one end by force F। तो हमें कोई यूनिफॉर्म रोप दिया है, उसका क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसे बना रहा हूं बच्चों। ओके, आप सर्कुलर बनाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ L है, उसको कोई एक एंड से F फोर्स से पुल कर रहे हैं। सो व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। तो जिस जगह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां से L डिस्टेंस की दूरी पर टेंशन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। सो बच्चों अभी हम मान ले कि ये जो भी रोप है उसकी लेंथ L है, तो मास कितना है उसका पूरे रोप का M है। अब ये कैसी बात है बच्चों कि मान लो कि आपको ये रोप दिया हुआ है, सिंपल ये रोप है जिसकी लेंथ L है। अगर मैं यहां से खींचूं, ये राइट हैंड से इसको मैं खींचूंगा, सिंपली आप देखो इसको खींचूंगा, फोर्स यहां से लगा रहा हूं मैं इस साइड से। ओके, तो टेंशन कौन सी साइड हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से मेरे को बोला है कि आप इस जगह पर जाओ, टेंशन फाइंड करके आओ। ये पूरा रोप है, उसमें सिर्फ एक साइड से फोर्स लगा रहे हो और टेंशन फाइंड करके आना है। ओके, तो ये सिंपल बच्चों कि मैं सपोज यहां पर टेंशन फाइंड करना चाहता हूं, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका रिएक्शन फिर से सिमिलर डायरेक्शन होगा, लेकिन अभी आप समझो तो ये फोर्स की वजह से L लेंथ पर इसका टेंशन कौन सी डायरेक्शन में है, बैकवर्ड। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ होने वाला है, यस डेफिनेटली होगा। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, मैंने कुछ फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन हुआ लाइक दैट, या हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो पूरा मास M है, फोर्स F है, तो फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। तो एक्सेलरेशन हमें कितना मिला, F/m। अब एक और चीज बच्चों कि आप ट्रेन में बैठे हो, पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके एक डिब्बे का कितना होगा,
सेम होगा, श्योर। तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरे वायर का, पूरे रोप का एक्सेलरेशन AF बाय M है, तो इसमें छोटे से टुकड़े का भी कितना होगा जब वो फोर्स लग रहा होगा, अगेन सेम होगा, F बाय M ही होगा, सही। अब बात किसकी हो रही है कि पूरे वायर की लेंथ L है, यूनिफॉर्म रोप बोला है, मुझे इतने की चाहिए। सो यूनिफॉर्म रोप बोला है तो मैं ले सकता हूं कि फॉर लेंथ L इट्स मास इज कैपिटल M। लेट्स फॉर L लेंथ रोप का मास कितना है, कैपिटल M। अब स्मॉल L लेंथ के लिए मुझे मास फाइंड करना है। तो अगर लेंथ स्मॉल L है तो मास कितना, मैंने बोल दिया M डैश, दैट इज L बाय कैपिटल L इंटू M। ये मुझे छोटे से टुकड़े का मास मिला, कई को मैंने फाइंड किया। बच्चों ये आप डेफिनेटली वीडियो रिवाइंड करके देखने वाले हो, अब जो मैं स्टेप करने वाला हूं। सो अभी से तैयार हो जाओ कि ये करने का पर्पस क्या। तो बच्चों सिंपली मैं अब इसका क्या कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब इतना सा टुकड़ा कंसिडर कर रहा हूं। तो इतने से टुकड़े में मैंने यहाँ पर बोला कि फोर्स F लग रहा है, यहाँ पर टेंशन T लग रहा है। अब इसका मास कितना है बच्चों, स्मॉल m। एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है इसका A, तो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है A, तो फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स। नहीं समझे, इस पर ये 100 न्यूटन है बच्चों, ये 20 न्यूटन है, तो बचा फोर्स कितना, तो नेट फोर्स कितना हुआ इस पर, तो नेट फोर्स हुआ 100 माइनस 20। तो उसी नेट फोर्स को अगर इसका मास m है, इसका एक्सेलरेशन कुछ हो रहा है, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ma इज इक्वल टू 80 न्यूटन। डेफिनेटली लिख सकता हूं। अगर स्टिल समझ में नहीं आ रहा है तो घर पर अपने भाई का या बहन का, छोटी सी बहन का जो पुराना ट्रक होता है खेलने खिलौने का, ओके, वो ट्रक से खेलते हैं, कार से, छोटी छोटी कार से खेलते हैं, उसको खींचो, फ्रिक्शन या उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, आप उसको आगे खींचे रहे हो, तो वो आगे क्यों जा रहा है, फोर्स तो दोनों साइड लग रहा है क्योंकि रिजल्टेंट कुछ लग रहा है। तो सिमिलरली ये आगे जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स F ज्यादा है, तो मैं लिख सकता हूं F माइनस टी, जैसे 100 माइनस 20 इज इक्वल टू MA किया, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू मैंने MA किया, वैसे ही F माइनस टी इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, MA। जैसे कि मैंने बोला एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, पूरी ट्रेन में का जितना होता है उतना एक डिबिक का होता है, वैसे इसका भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो फाइनली बच्चों मेरे को टी फाइंड करना है, टी को सब्जेक्ट बना लो, तो टी को उस साइड ले गया और ये सारे झमेला ऐसे रख दिया। सो F एज इट इज रखो, माइनस स्मॉल m ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, स्मॉल l बाय कैपिटल L इंटू m, और एक्सेलरेशन यस ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, F बाय m। सो बच्चों m गयो, तो इट्स F, दोनों में F कॉमन है, 1 माइनस L बाय कैपिटल L। इट्स योर आंसर। ये आपको मिल गया टेंशन, डेफिनेटली नहीं आया तो टेंशन मिल ही गया है, ओके, टेंशन मिल ही गया है, आया है तो आंसर मिला है, नहीं आया है तो टेंशन मिला है, ओके, सो दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन में बच्चों आपने देखा कि फोर्स सिर्फ फॉरवर्ड लग रहा है। अगर मैं यहां पर और एक डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो लाइक मैं इसका मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, लेट अस सी। आप बोलोगे सर पहले इतना तो समझ में आने दो फिर मॉडिफाई करो, सही ना। सी ये हो गया पूरा यहां से। अब मैं आपको क्या दे रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसका, ओके, कि यही एक मेरे पास रोप है या बॉडी है, यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पर F2 फोर्स लग रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इससे स्मॉल l डिस्टेंस पर ये लेंथ टोटल L थी, टेंशन व फाइंड करना है। और एक चीज कि इसमें F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो इसमें सिर्फ सिंगल फोर्स लग रहा था तो भी लाले पड़ गए, अब तो 2 फोर्स लग रहे हैं, ओके। सो तैयार हो जाओ। अगेन सिंपल सी बात है बच्चों कि कोई भी रोप है, ये भले ना रोप कुछ भी हो, मैं यहां से खींच रहा हूं, आप यहां से खींच रहे हो, तो F1 फोर्स ज्यादा है तो डेफिनेटली ऐसे जा रहा है, तो टेंशन तो इसके बीच में लगा ना, तो वो टेंशन मुझे L डिस्टेंस पर फाइंड करना है। तो नेट फोर्स कितना, तो मैंने बोला कि ये 100 न्यूटन लगा, ये बस 20 न्यूटन लगा, टेंशन भी लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा वो हमें सोचना है। मतलब आप देखो, तो अगेन आप देखो पहले एक्सेलरेशन का भी सोचो, तो इसके लिए जाएंगे तो नेट फोर्स कितना है, तो कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M इंटू A। सी मैंने क्या किया, अब पूरा ट्रेन है उसमें
1000 न्यूटन फॉरवर्ड लग रहा है, 100 न्यूटन बैकवर्ड लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना 1000 माइनस 100, तो वही किया मैंने। सो एक्सेलरेशन ए दैट इज F1 माइनस F2 बाय m, ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन। ठीक, नाउ एक्सेलरेशन तो मिल गया। चलो बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, ये टेंशन चाहिए, आपको भी चाहिए टेंशन। ओके, सो अगर लेंथ L है तो मास इसका कितना, हमने बोल दिया कैपिटल L। अगर लेंथ स्मॉल l है तो मास इसका कितना, हमने बोल दिया स्मॉल m, दैट इज L बाय कैपिटल L इंटू m। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब टेंशन वो फाइंड करना है, कहां पर फाइंड करना है, अगेन उसको ड्रॉ करो बच्चों। ये F1, ये टेंशन T और इसका मास m है, तो अगेन ये बॉडी फॉरवर्ड ही जा रही है। मैंने बोला F1 इज ग्रेटर देन F2, मतलब ये डेफिनेटली कहां जा रही है, फॉरवर्ड, तो उसका एक्सेलरेशन कहां होगा, फॉरवर्ड, तो उस पर नेट फोर्स कहां लगेगा, फॉरवर्ड। अगेन वी कैन राइट F1 माइनस T इज इक्वल टू ma। सो हमें फाइंड करना है T, सो T इज इक्वल टू F1 माइनस ma। सो नाउ F1 माइनस m that is L by capital L into m into acceleration that is F1 minus F2 by capital M, m गया। सो ये आपको मिला कुछ ऐसे F1 माइनस L by capital L, F1 माइनस F2, इसमें सिंप्लीफाई करो तो ये F1 1 माइनस L by capital L माइनस माइनस प्लस L by capital L into F2। मैंने एक स्टेप बच्चों कम कर दिया और आंसर भी लिख दिया। ओके, यू कैन सी F1 माइनस L बाय L F1 है, तो उसमें से F1 कॉमन निकाला तो 1 माइनस L बाय L, फिर ये माइनस माइनस प्लस L बाय L इंटू F2। सो इट्स योर आंसर। काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बच्चों, स्पेशली ये। ओके, अपडेटेड वर्जन है, जैसे आपके मोबाइल में अपडेट आता है ना, वैसे इसका अपडेटेड वर्जन ये है। अगर सिर्फ एक एंड से नहीं, दोनों एंड से फोर्स लग रहा हो तब ये टेंशन क्या होगा, इट्स लाइक दैट। ओके, सो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर 5 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा। 5 टाइम्स 4 to 5 टाइम्स अपनी साइड से करोगे बिना देखे एक स्टेप भी, तब मान लो समझ में आ गया। और अगर ये समझ में आ गया तो अब आप मान लो कि ये चैप्टर अब आपकी कमांड में है। ओके, सो काफी बढ़िया क्वेश्चन अभी हमने देखा बच्चों, तो आप बस इसके जैसे ही प्रैक्टिस करते रहो, काफी सारे क्वेश्चन है आपके पास। ओके, सो आज यहाँ तक हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, वो भी बढ़िया टॉपिक है। वैसे तो सब पूरा फिजिक्स ही बढ़िया है, आप बोलोगे ऐसा बोल रहे हो सर आप हर बार। ओके, लेकिन आप देखो, आपको यहाँ से समझना था फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना सकते हैं, या अलग से इसको कैसे बना सकते हैं। ओके, ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, हमें तो जहां पर तक फाइंड करना उसको अलग से स्लाइस ले लो अलग से। ओके, सो थैंक यू।